जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। सो ये फाइनली एक ऐसा वीडियो मैं लेके आया हूं जो आपके रीजनिंग के डर को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। नाउ ट्रस्ट मी, आखिर क्या बेनिफिट है, राइट? एक वीडियो में कंप्लीट रीजनिंग, इसका मतलब ये कि एफकेट के सिलेबस में जो भी चेंज आया है, जितने टाइप के नए क्वेश्चन ऐड हुए, आपके रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे। ये 25 क्वेश्चन आपको, जो 25 क्वेश्चन का टाइप है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एग्जैक्ट नंबर भी देखने को मिलेंगे, बट यस, आपको 25 के 25 क्वेश्चन के टाइप इसी वीडियो से मिल जाएंगे, राइट? तो आपको फालतू में रिवीजन पर्पस से कुछ भी देखने की नीड नहीं है। जो जो चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उन सबका आप बहुत ध्यान रखेंगे। इस पूरी वीडियो में आपको आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि अगर 75 मार्क्स अब रीजनिंग के हैं तो आपको 65 मार्क्स कैसे उठाने हैं, कौन सा सेक्शन आपको पहले पहले कवर करना चाहिए, ये सारी बातें मैं करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट से देखो। आप इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है ताकि आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने स्पीड को मेंटेन कर सको और उसको देख सको। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस मैनिया पे जाके मिल जाएगी। अगर तुम बाद में वीडियो देख रहे हो अपलोड होने की, तो फाइल में जाना, वहां पे डिफेंस मैनिया सर्च करना। अराउंड 20,000 से ऊपर फॉलोअर्स है, पहचान लेना है ना। आजकल बहुत ज्यादा फेक भी बन चुके हैं डिफेंस मैनिया के, तो ओरिजिनल वाला आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहली चीज, रीजनिंग में आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 3 मार्क्स का होता है। कितने का? 3 मार्क्स का। मतलब कि 25 क्वेश्चन आपके 75 मार्क्स के टोटल आपके होते हैं, राइट? अब इस 75 में 65 के लिए आपके पास n नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। वन बाय वन मैं डिस्कस करते हुए जा रहा हूं और आपको बताते हुए जाऊंगा, आप उसी अकॉर्डिंग अपने पेपर में वो करेंगे। चलिए, सबसे पहला टाइप इज योर वेन डायग्राम। आपको आपके पेपर में वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब कुल मिला के ये 6 क्वेश्चन, सॉरी 6 मार्क्स का आपका गेम है, दैट इज वेन डायग्राम का ये टॉपिक। अब आपने देखा होगा वेन डायग्राम मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ भी है, बट यहां पे मैं आपको कुछ ये समझाता हूं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है टीचर मेन एंड वुमेन। टीचर, अब इस देखो होता क्या है ना, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन टीचर मेन एंड वुमेन। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? सबसे पहली चीज कि आपको पता है टीचर एक आदमी भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, राइट? लेकिन जरूरी नहीं कि सारे आदमी टीचर हो या सारे वुमेन टीचर हो, राइट? तो यहां पे जो ये डी डायग्राम है, जहां पे अगर मैं इसको मेन सोच लूं और इसको वुमेन सोच लूं, और ये हो गया आपका टीचर, तो ये रिलेशन बताता है कि कुछ टीचर मेन हो सकते हैं और कुछ टीचर वुमेन हो सकते हैं, राइट? तो एज सच कुछ भी आपका मिक्स वाला नहीं आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन डॉग्स, पेट एनिमल्स एंड एनिमल्स। देखिए, पहली चीज कि जो डॉग है वो भी एक एनिमल है, राइट? मतलब सारे डॉग हम एनिमल में रख सकते हैं। अब कुछ एनिमल होते हैं घूमने वाले और कुछ होते हैं पेट। डॉग क्या है, कुछ डॉग्स पेट भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो पहले हम एक सर्किल बनाएंगे बड़ा वाला, दैट इज फॉर एनिमल्स। इसके अंदर एक छोटा सर्किल, क्योंकि भाई ये छोटा, ये है कौन? पेट एनिमल्स, और ये डॉग। मतलब ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन आ गया, कुछ डॉग आपके पेट एनिमल हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा ना तुम लोगों को? समझ गया? तो ये तरीका होता है। आपको मैं डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग समझा सकता हूं कि डायग्राम का मतलब कैसे कैसे क्या क्या निकलता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। अब देखिए अगेन, कुछ ट्रेवलर जो है, कुछ ट्रेवलर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और कुछ बस से करते हैं, कुछ फ्लाइट से भी कर सकते हैं ना। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब ना आपको एक चीज समझ में मैं समझा देता हूं। पहले एक क्वेश्चन को कर लेता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, डायग्राम का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन से आप कैसे काम करोगे, है ना। एक और क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर एंड इंजीनियर्स। वुमेन, मदर एंड इंजीनियर्स। नाउ इमेजिन करो, सारी मदर्स वुमेन होंगी, होंगी ही होंगी, कोई डाउट नहीं है, बट इंजीनियर में थोड़ा सा डाउट है। सारी वुमेन
सॉरी सारी मदर्स तो वुमेन ही होंगी, तो एक बड़ा सर्किल आपका वुमेन के लिए और एक छोटा सर्किल इसके अंदर मदर के लिए, क्योंकि सारी वुमेन मदर हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारी मदर वुमेन हो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब एक बढ़ेगा सर्किल इंजीनियर का, क्योंकि कुछ वुमेन भी इंजीनियर हो सकती हैं, कुछ मदर भी इंजीनियर हो सकती है। तो आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। अब एक बात सोचिए, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कोई भी ऑथर सिंगर हो सकता है, कोई लॉयर भी सिंगर हो सकता है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में 3 सर्किल हैं, एक सर्किल के अंदर एक अलग सर्किल है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो देखो, क्या सारे ऑथर लॉयर हो सकते हैं? क्या सारे ऑथर सिंगर हो सकते हैं? क्या सारे लॉयर ऑथर हो सकते हैं? या फिर सारे सिंगर ऑथर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। मतलब इनमें से कोई कंप्लीटली कुछ भी नहीं हो सकता। और जब कंप्लीटली नहीं हो सकता, देखो क्या था, सारी मदर को वुमेन होना कंपलसरी है, जितनी भी माँ होंगी वो एक औरत ही होंगी, इसीलिए हम वुमेन के अंदर माँ का सर्किल बना सकते हैं। बट यहां पे कोई भी किसी का कंप्लीटली नहीं है, तो जितने भी सर्किल के अंदर सर्किल वाले ऑप्शन है वो पहले ही खत्म हो गए। तो बचा क्या? केवल बी। इसी डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग की मैं आपको बात कर रहा था। अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूं कि डायग्राम क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। अब आप यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे एक डायग्राम है, एक सर्किल के अंदर 2 सर्किल। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसके अंदर ये 2 सर्किल आएंगे। मतलब कि अगर मैन और वुमेन और टीचर की बात करूं तो ये कहना चाहता है कि टीचर के सर्किल के अंदर मैन और वुमेन दोनों डाल दो। बट इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये टीचर होता, ये होता मैन और ये होता वुमेन, तो इसका पता क्या मतलब होता कि सारे मैन टीचर हैं और सारी वुमेन भी टीचर हैं। इसका मतलब ये होता, आप जब एक सर्किल के अंदर एक सर्किल बन जाता है, दैट मीन्स कि ये जो है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से समाया हुआ है। 3 सर्किल अगर अलग अलग हो तो इसको हम बोलते हैं बिल्कुल ही अलग। जैसे होता ना लोहा पानी पत्थर, अलग अलग अलग। जब आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखे तो गाइस ये है खिचड़ी वाला ऑप्शन। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए बॉयज, एथलीट और इंटेलिजेंट, तो ये क्या होगा? बॉय, एथलीट एंड इंटेलिजेंट। मतलब एक लड़का मतलब एक लड़का एथलीट भी हो सकता है और वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, इसीलिए इसका वो खिचड़ी वाला ऑप्शन जो है वो काम कर जाएगा। तो ये डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग है, इसके रिगार्डिंग काफी सारे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ये इस टाइप से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में एंड आपके 6 मार्क्स का गेम होगा। इजी क्वेश्चन होते हैं, होपफुली बड़े प्यार से तुम कर लोगे। इसको हम लॉजिकल वेन डायग्राम बोलते हैं। आप गूगल करके जो क्वेश्चन है उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप आता है जिसमें आपसे कहा जा रहा है स्टडी द ज्योमेट्रिकल शेप्स गिवन बिलो केयरफुली। आराम से पढ़ना बता रहा हूं मैं, केयरफुली है ना, लिख दिया केयरफुली। एंड आंसर द क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द नंबर विच बिलोंग्स टू द रेक्टेंगल ओनली। भैया जो रेक्टेंगल में है उसके नंबर, रेक्टेंगल ओनली बोला है, इसका मतलब केवल ही रेक्टेंगल में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। विद द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग्स टू द ट्रेपेजियम। अब एक बात बताइए, ट्रेपेजियम तो आपका ये है, ये रहा, ये रहा आपका ट्रेपेजियम। तो कहता है भैया कि जो रेक्टेंगल में, केवल रेक्टेंगल में नंबर्स है उनमें आप मल्टीप्लाई करिए केवल ट्रेपेजियम वाले नंबर से और उनके नंबर को जोड़ के, सम ऑफ द नंबर्स। तो पहले पता लगाते हैं कि केवल कौन कौन सा है। तो आप बताओ कि केवल रेक्टेंगल में एक तो 18 हो गया है ना, 18 हो गया, और कोई है ओनली रेक्टेंगल? नहीं, क्योंकि बाकी सारे डायग्राम के अंदर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो केवल रेक्टेंगल में केवल 18 है। अब 18 का मल्टीप्लाई करना है हमें, किससे करना है? ट्रेपेजियम, केवल ट्रेपेजियम में कौन कौन से नंबर देख लेते हैं। एक तो 7 हो गया और 3 हो गया, 7 3 10 हो गए, 10 और 6 16 हो गया, 16 और 11 कितना हो गया भैया आपका? 16 11, क्या कर रहा हूं मैं, मैथ्स का टीचर का जोड़ रहा हूं, 27 27। और इसका मतलब 27 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 18 में। तो आपका आ जाएगा, करो एक बार मन में, 27 इंटू 18
56 तो आएगा एंड में, 6 तो इतना श्योर हो गया। और होगा क्या, यस, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 486, 87 इंटू 18। तो आपका एक क्वेश्चन ये फिक्स्ड है, 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स आपके यहीं से मिलेंगे। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये 18, 6, 12 ये सब चेंज हो जाएगा, बट क्वेश्चन एग्जैक्ट यही होगा कि भाई ट्रेपेजियम है, या फिर कुछ भी बोल देंगे कि जो रेक्टेंगल में नंबर है उसका आप मल्टीप्लाई करो किसी और से। तो यहां पे दिया है कि रेक्टेंगल ओनली, क्या लिखा है, मल्टीप्लाई द नंबर विच बिलोंग्स टू द रेक्टेंगल ओनली विद द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू ट्रेपेजियम ओनली। समझ गया ना? तो आपको अब समझना पड़ेगा ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इन सब चीजों के बारे में। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। चलो, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है लंबी रिकॉर्डिंग चलने वाली है, सो आराम से पढ़ते रहे, है ना? चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिया है, ये डायग्राम है आपका जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ट्राइंगल होता है पर्सन्स हु टेक्स टी, जो चाय पीते हैं। सर्किल है पर्सन्स हु टेक्स कॉफी, वेरी गुड, एंड चाय और कॉफी वाला तो मैं हूं नहीं। और पर्सन हु टेक्स वाइन, मेरा कोई लेना देना नहीं से। सो हाउ मेनी पर्सन हु टेक्स टी एंड वाइन बट नॉट कॉफी? कितने लोग हैं जो चाय और वाइन तो पीते हैं, मतलब ट्राइंगल और इसमें क्वाड्रेटर में तो आएंगे बट सर्किल में नहीं आएंगे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में आएंगे बट सर्किल में नहीं आएंगे। ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल वाले आई गेस केवल 17 एक ऐसा नंबर है जो केवल ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में है, जो केवल चाय और ये पीते हैं। 15 भी है बट 15 सर्किल के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये वैलिड नहीं है। और जो चाय और कॉफी पीते हैं, सो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई, और कि चाय और वाइन कौन कौन पीता है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है। अब एक आपको मैंने एक टाइप में क्वेश्चन का टाइप दिखाया। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स। इनको हम कहते हैं डॉक्टर, ठीक है, देखिए तमीज से, है ना, डॉक्टर। और उसके बाद ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स लेडीज, फर्स्ट ऑलवेज लेडीज, है ना। उसके बाद सर्किल जो है वो सर्जन लोग हैं, मान लेते हैं भैया। वो कहता है ना, ओ पप्पा जी, रोड साइड रोमियो नहीं हूं मैं सर्जन जब भी सुनता हूं ना, आई एम अ ब्लडी सर्जन, तो मेरे को यही सर्जन ही वही कबीर सिंह याद आता है, ठीक है। तो क्या है, सर्जन। तो अभी देखिए क्या है कि लिखा है, हाँ, इन द फिगर गिवन बिलो ट्राइंगल पर लेडीज एंड सर्जन। क्या है क्वेश्चन? चलो मान लेता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर भी हैं और सर्जन भी हैं, तो अब क्या बताओगे? क्वेश्चन ये था कि बाय विच लेटर बोथ डॉक्टर्स एंड सर्जन्स आर रिप्रेजेंटेड। तो आप बोलोगे कि सर डॉक्टर तो रेक्टेंगल वाला हो गया और सर्जन सर्किल वाला, यू कॉमन में है, दैट मीन्स यू इज द राइट आंसर। ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया मैंने, तो एक क्वेश्चन आपका इसका भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। भैया क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी वाले लोग हैं। पूछा है स्टूडेंट स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल 3 गेम्स। ऑल 3 गेम वाला कौन है? अभी देखो तुम ना PQR मत कर देना यार, है ना। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्रिकेट वाला ये है, फुटबॉल वाला ये है, कबड्डी, और बीच में कॉमन फंस रहा है वो है केवल एस। एस ऐसा नंबर है जो कबड्डी में, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में है। सो यस, एस इज साहिल कुमार, क्योंकि मैं कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों खेलता हूं, राइट। सो एस इज द राइट आंसर, है ना। बता दिया है आप लोगों को, बाबा नहीं पूछेंगे यार। देखो एक चीज जरूर करना, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो या बीच ड्यूरिंग, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, आप प्लीज एक बार मतलब अपना फीडबैक जरूर शेयर कर देना। एंड कसम से बहुत मेहनत लगती है इस रिकॉर्डिंग, अब तुम्हें पता नहीं कंडीशन, मतलब एक कंप्लीट लंबी रिकॉर्डिंग करने में। लाइव क्लासेस स्टिल फाइन क्योंकि बातचीत होती रहती है तो टाइम निकल जाता है, बट यस रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि मैक्सिमम लोगों तक ये रिकॉर्डिंग जाए, ये क्लास जाए और सबका बेनिफिट हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सबके पास ये जाना चाहिए, है ना। आगे बढ़ाते। नेक्स्ट इज
इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलीट आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाई विच नंबर। देखो, इन्हें बोलते हैं, ध्यान देना, ये वो लोग हैं जो बॉयज हैं, रेक्टेंगल वाले आपके डिसिप्लिन्ड हैं, ट्रायंगल वाली गर्ल्स हैं आपकी, और जो सर्किल है वो एथलेटिक्स है। पूछा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन, मतलब हमें ये डायग्राम चाहिए, ये डायग्राम चाहिए और ये चाहिए। ट्रायंगल को अवॉइड करना है, ट्रायंगल को छांट देते हैं तो मुझे एक ही नंबर मिल रहा है और वो है हमारा 2। एम आई राइट? दो ही एक ऐसा नंबर है जो इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। सो 2, देखा कितना स्मार्ट हूं। 2 इज द राइट आंसर। अच्छा गाइस, ये जितने भी आपके आप देख रहे हो आपके सामने जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, इन सबका प्रैक्टिस फॉर्म में मैंने आपको पता है डिफेंस मैनिया ऐप के ऊपर एक 1 रुपए की बुक दे रखी है जिसमें 4500 प्लस क्वेश्चन है। 4500 प्लस क्वेश्चन है। आप उस बुक से इन सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड डिफेंस मैनिया ऐप। डिफेंस मैनिया ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। वहां पे जाना, स्टोर पे क्लिक करना, वहां पे हमारे आपको एफकेट गाइड बुक करके एक दिखेगा, उसको ले लेना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? बिल्कुल 0 रुपए में है, उसको ले लेना है ना। चलिए, जिनके पास आईफोन है उनको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना होगा, माई इंस्टीट्यूट, एंड ORG कोड उनसे मांगा जाएगा, तो वहां पे आप BMN डाल देना। चलिए, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर है आपके पास कांटेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ता हूं। तो भैया हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, अब तीसरे टाइप पे आते हैं, दैट इज डॉट फिगर। क्या है भैया? डॉट फिगर। अब डॉट फिगर देखो, डॉट फिगर में होता क्या है बताता हूं पहले मैं आपको। डॉट फिगर में ये होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है और 4 आपके आंसर फिगर है। अब क्वेश्चन फिगर में कहीं ना कहीं एक डॉट प्लेस्ड होगा। उस डॉट को आपको देखना है कि वो डॉट किसके किसके बीच में है। लाइक इस डायग्राम में वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में है, सर्किल में नहीं है ना। अब आपको इन ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में ऐसा डायग्राम ढूंढना है जहां पे आप उस एक डॉट को केवल ट्रायंगल और रेक्टेंगल में प्लेस कर सके, सर्किल नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां प्लेस करना चाहूं ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यही एरिया बचता है और ये पूरा का पूरा सर्किल के अंदर में आ रहा है। यहां पे ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों टच में ही नहीं है, तो यही पॉसिबल नहीं है। अगेन यहां भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कहां फंस रहा है? सर्किल के बीच में। बट अगर मैं यहां प्लेस करना चाहूं तो परफेक्ट जगह है मेरे लिए, राइट है ना। ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल सर्किल से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आपका यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्किल और ट्रायंगल के बीच में जो डॉट है वो प्लेस्ड है सर्किल एंड ट्रायंगल के बीच में। किसमें? सर्किल एंड ट्रायंगल के बीच में। तो देखिए भाई, ये सर्किल हो गया और ये आपका ट्रायंगल हो गया। अगर सर्किल और ट्रायंगल में कोई संबंध ही नहीं है तो काट दो, कोई फायदा नहीं। केवल चाहिए क्या हमें? सर्किल एंड ट्रायंगल। सर्किल एंड ट्रायंगल तो है बट ये सारा रेक्टेंगल के बीच में है, तो हम इसको भी काट देंगे। सर्किल एंड ट्रायंगल के लिए मुझे बस एक यही जगह दिखती है जो बेस्ट है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम आई राइट? बात समझ में आई ना आपको? मतलब समझ में आना चाहिए क्योंकि डॉट फिगर यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपको श्योर शॉट 3 मार्क्स लाके दे देगा, है ना। 3 मार्क्स दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब 2 डॉट आ गए हैं। क्या आ गए हैं? 2 डॉट्स आ गए हैं। फर्स्ट डॉट इज इन सर्किल ओनली। अगर आप ध्यान से देखो तो ये डॉट केवल सर्किल में है, रेक्टेंगल में भी नहीं है। एंड सेकेंड इज इन सर्किल एंड ट्रायंगल। सर्किल एंड ट्रायंगल, तो हमें 2 डॉट बिठाने हैं। एक तो केवल सर्किल में, केवल सर्किल का यहां बैठ जाएगा। सर्किल एंड ट्रायंगल तो यहां नहीं हो पाएगा, ऑप्शन ए खत्म हो चुका है। केवल सर्किल में, केवल सर्किल में नहीं है, केवल सर्किल तो यहां पे है ही नहीं क्योंकि ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में ही सर्किल है, तो ये भी खत्म। केवल सर्किल एंड ट्रायंगल। सर्किल और ट्रायंगल चाहिए, ये एरिया जो है वो आपके स्क्वायर के बीच में आता है, तो भाई साहब ये भी खत्म हो जाएगा। अब कहां जाएं? सर्किल एंड ट्रायंगल के बीच की बात करूं तो यहां पे देखो एक जगह है जो थोड़ा सा जो है जूम करके देखो तो यहां एक डॉट बैठ सकता है और केवल सर्किल में एक यहां बैठ सकता है। देखा कितना स्मार्ट? 3, थर्ड इज द
राइट आंसर। आई होप तुम लोगों को भी ये आ रहा होगा इजीली, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यहां पे एक डॉट आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक आपका डॉट रेक्टेंगल और सर्किल के बीच में है, और एक डॉट आपका रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्किल के बीच में, तीनों के बीच में। तो भैया रेक्टेंगल और सर्किल के बीच में एक डॉट चाहिए मुझे। यहां तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए खत्म हो गया, क्योंकि ट्रायंगल के बीच में पूरी सर्किल है। रेक्टेंगल एंड सर्किल, रेक्टेंगल एंड सर्किल हम घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। रेक्टेंगल एंड सर्किल, एक बार इस पे आते हैं, एक बार इस पे आके देखते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ ही आंसर होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तीनों डॉट को यहां पे रख दो और रेक्टेंगल सर्किल को यहां। देखा, तो एलिमिनेशन से हम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं। अच्छा चलो, नेक्स्ट इज योर तीन तीन डॉट है भाई साहब, यहां पे तीन तीन डॉट है। कर दूं मैं या तुम्हें होमवर्क में डाल दूं? चलो एक बार करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें एलिमिनेशन से। पहला डॉट आपका जो है वो ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल एंड सर्किल के बीच में आना चाहिए। रेक्टेंगल एंड सर्किल यहां पे भी पॉसिबल है, रेक्टेंगल एंड सर्किल यहां पे भी पॉसिबल है, रेक्टेंगल एंड सर्किल नो, यहां पॉसिबल नहीं है। रेक्टेंगल एंड सर्किल वो इसलिए नहीं है, नहीं यहां तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ यहां पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए गाइस नहीं है क्योंकि देखो ये ट्राइंगल के बीच में आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन तो खत्म कर दो, रेक्टेंगल एंड सर्किल अभी भी ये बचा हुआ है। अब एक डॉट लेते हैं, ये देख रहे हो लंबा वाला क्वाड्रेटरल, लंबा वाली क्वाड्रेटरल और रेक्टेंगल, इसके बीच में लंबा वाला क्वाड्रेटरल और इसके बीच में अगर देखा जाए तो यहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सर्किल के बीच में आ रहा है ना। यहां पे टच में ही नहीं करता, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या, केवल ये लंबा क्वाड्रेटरल और ये डायग्राम। अब फोर्थ कैसे सही होगा देख लेना, एलिमिनेशन से तो यही आना चाहिए, एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे। अगला जो आपका सेगमेंट है गाइस वो आता है टाइप 4, हम जो बोलेंगे वो होता है आपका ब्लड रिलेशन। अब देखिए ब्लड रिलेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मस्त सा टॉपिक है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए समझिएगा इस चीज को। अनिल कहता है, देखो पहले ना एक चीज समझ लो आप, एक चीज जानना ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जनरेशन क्या है। मान लो कि अगर मैं आपको सिखा रहा हूं ब्लड रिलेशन, तो मैं हमेशा आपको ऐसे सिखाऊंगा कि जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप हमेशा खुद को इमेजिन करेंगे हमारी जनरेशन में कौन से लोग हैं। पहले आप हो गए, और आपके भाई हो गए, आपकी बहन हो गई, आपके कजन हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, आपकी वाइफ हो गई, जितने भी ये सारे लोग हैं ना, ये जीजा साला साली, ये जितने भी लोग हैं, मतलब कि मैं अगर इक्विवेलेंट हूं अपनी वाइफ के, तो मेरी वाइफ के जो भी कजिन हैं, उनके भाई बहन हैं, मेरे जो भाई बहन हैं, वो सब लोग एक जनरेशन के हैं। किसके हैं, एक जनरेशन के। वो जनरेशन जिसमें हम हंसी मजाक करते हैं, हम हंसी मजाक करते हैं। हम जब अपने से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो वो लोग हैं जिनसे हम बहुत डरते हैं, जैसे कि पापा मम्मी चाचा चाची मामा मामी ताई, ये सारे लोग हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं, जिनके हम बच्चे हैं, जो हमारे कजिन के माँ बाप हैं। और उससे भी एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा, हमारे दादा दादी एंड हमारे उन जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं नीचे की बात करूं तो हमारे नीचे ऐसे लोग हैं जिनको हम डराते हैं, जैसे हमारे बेटा बेटी, हमारे भतीजे वगैरह, और उससे नीचे वो जो हमें प्यार करते हैं, हमारे पोता पोती वगैरह। तो जब भी मैं बात करूं ऐसी बात करूंगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ भाई के पापा। देखो अब ध्यान देना, लिया हुआ है कि भाई के पापा की वाइफ, मतलब देखना ये हो गए मान लो पापा जी। पापा को हम बनाते हैं, मेल को बनाएंगे स्क्वायर से, और इनकी वाइफ जब होंगी तो डबल बॉन्ड लगा देंगे और बना देंगे उनको सर्किल से, है ना। तो ये पापा हो गए उसके, ये उनकी वाइफ हो गई, और ये पापा अगर मेरे हुए, जैसे अनिल के हुए, तो ये हो गया अनिल। अब देखो ये क्या है, ये अगर अनिल है गाइस, अगर ये अनिल है
तो इसके पापा एक जनरेशन ऊपर, मतलब मैंने ऊपर का एरो दे दिया, एक जनरेशन ऊपर चले गए। पापा की वाइफ, वाइफ में डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है ना 7 जन्मों का बंधन टाइप, तो इनकी वाइफ हो गई, तो ये फादर हैं, ये उनकी वाइफ हैं। और वाइफ, अब इनकी वाइफ मतलब मेरी माँ है, क्या है, मेरी माँ है। लिखा हुआ है कि रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, इनके वाइफ के इकलौते भाई का लड़का, ओनली द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अब इनकी वाइफ का जो भाई होगा, पति के लिए डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड होता है भाई के लिए, ये हो गया इनकी पत्नी का इकलौता भाई, और इसका जो बेटा होगा। अब एक बात बताओ, ये जो मेरी मम्मी का भाई होगा मेरा मामा होगा, और मेरे मामा का बेटा मेरा क्या लगेगा, तो मेरा कजिन लगेगा। समझ गया ना? तो हाउ रोहित इज रिलेटेड टू अनिल, कजिन, मेरा कजिन लगेगा। समझ गया ना? तो अब ये क्वेश्चन भी आते हैं, और इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इंट्रोड्यूस करने वाले या पॉइंटिंग अ फिंगर वाले, कि भाई उसकी तरफ फिंगर पॉइंट कर रहा है, बताओ क्या। आई बात समझ में? आगे देखते। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन ए फोटोग्राफ, अंजलि सेट। एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग में पानी में पीना अलाउ है कि नहीं है? होना तो चाहिए, क्योंकि मजा तो आ रहा है। अब देखो लंबी रिकॉर्डिंग कहां तक पहुंचती है हमारी, है ना? चलिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अंजलि सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। क्या लिखा हुआ है? अर्याली नहीं है, ये अंजलि है ना? अंजलि वाली, राहुल की अंजलि। सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, अंजलि सेड he is the only son of the father of my sister's brother। father only, अच्छा ठीक है, मेरी सिस्टर का भाई, मेरी सिस्टर का भाई। अगर ये मैं हूं, अगर ये मैं हूं, तो मेरी सिस्टर कौन हुई? ये हुई। इसका भाई कौन हुआ? मैं हुआ। तो लिखा हुआ है अंजलि सेड ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। मतलब कि अंजलि कह रही है कि मेरे भाई के पापा का ओनली सन। वाह जी वाह, मेरे भाई के फादर का इकलौता बेटा तो मैं ही होऊंगा, है ना? हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? ब्रदर, भाई साहब, ब्रदर। समझ पा रहे हो ना आप? ध्यान रखना, अगर ये मैं हूं तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर कौन है? मेरे पापा जी हैं। इनके ऊपर लाइन खींच दूंगा तो कौन बन जाएंगे? दादाजी बन जाएंगे। इनके बराबर में डबल बॉन्ड खींच दूंगा तो कौन बन जाएगा? वाइफ बन जाएगी। जैसे ये मेरी बहन है, तो बहन को मैंने फीमेल बनाया है सर्किल से, और एक लाइन खींची है। सिंगल बॉन्ड इज भाई बहन कजिन वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज शादीशुदा वाला बॉन्ड। ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप यार तुम लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे टाइप के करने हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। Pointing out to a photograph, a man tells his friend, she is the daughter of the only son of my father's wife. She is the daughter, she is the daughter of the only son of my father's wife. She is the daughter of the only son of my father's wife. पहले मैं बन जाता हूं मेरी फादर्स वाइफ, माई फादर्स, मेरे पापा जी ये हो गए, और इनकी वाइफ ये हो गई। लिखा हुआ है कि सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई, पॉइंटिंग टू आउट अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल्स टू हिज फ्रेंड। अपने दोस्त को उसने कहा कि ये जो लड़की है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, माई फादर। हाँ, मतलब कि मेरे पापा के पत्नी की इकलौते बेटे की बेटी है। क्या है? बेटी है, एक जनरेशन नीचे की बेटी है। तो पूछा है कि उस आदमी का रिलेशन क्या है? हाउ इज दैट गर्ल? अरे भाई सिंपल सा है ना यार, डॉटर ही तो होगी। देखो मैं बोल रहा हूं कि ये जो लड़की है ना, वो ये जो लड़की है वो डॉटर है मेरे पापा के वाइफ के इकलौते बेटे की, मेरे पापा के वाइफ की इकलौते बेटे की। भाई मेरे पापा के वाइफ का इकलौता जो बेटा होगा मैं ही तो होऊंगा, है ना? तो मेरा क्या रिलेशन है उस लड़की से? तो डॉटर वाला। अंडरस्टूड? आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा हो। इस पे आते हैं, हाँ एक मिनट, इस पे आते हैं। एक्स इंट्रोड्यूसेस वाई सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द
फादर ऑफ माई फादर। हाँ, very good question, but this question hurts me. X introduces Y saying he is the husband of the granddaughter of the father of my father. मेरे पापा के पापा, मेरे पापा के मेरे पापा के पापा ये हो गए, मेरे पापा क्या लिखा है, ग्रैंड इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। मेरे फादर में ये हो गया, मेरे फादर ये हो गया, और इनके फादर ये हो गए, और इनकी जो ग्रैंड डॉटर होगी वो कौन होगी, वो मेरी बहन होगी, या फिर बहन नहीं भी होगी, मतलब कजिन होगी मेरी, है ना, इन्हीं की बेटी होगी। और जो इसका हस्बैंड है, इसका हस्बैंड तो मेरा ब्रदर इन लॉ लगेगा, राइट। हाँ, मेरा ब्रदर इन लॉ लगेगा। चलिए, तो ये थे क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन के, है ना। आपके साथ ही सॉल्व किए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो डिफेंस मेनिया का ऐप है, जैसे कि आप अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, है ना, जो डिफेंस मेनिया का ऐप है वहां पे ये बुक मिल जाएगी। और इनफैक्ट अगर आपको एक कंप्लीट सिलेबस डिटेल में मुझसे यानी साहिल कुमार से पढ़ना हो, कंप्लीट एफकेट का कोर्स, बीट मैथ्स, रीजनिंग और जीके, तो आप वहां पे हमारे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो, जो कि बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस पे आपके लिए अवेलेबल है डिफेंस मेनिया ऐप के ऊपर। ये कोर्स केवल वहीं मिलेंगे और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं गाइस डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसके लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए चारों दिशाओं के बारे में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इमेजिन करिएगा ये चारों दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं के बीच में जो आपका एंगल बनता है गाइस, वो एंगल बनता है आपका 360 डिग्री का। इसका मतलब 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। समझ पा रहे हो? 90 डिग्री ईच, टोटल 360 डिग्री का जो आपका एंगल है वो बनता है। और आप इसी अकॉर्डिंग, अब एक बात को आप इमेजिन करें, मान लो अगर एक पर्सन, ये एक इंसान है और ये अपना नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। अगर ये अपने राइट मुड़ेगा, अगर ये अपने राइट मुड़ा तो इसका फेस कहां चला जाएगा? ईस्ट में। तो ये कितना डिग्री घूमा? तो 90 डिग्री घूमा। अगर ये जब राइट मुड़ेगा या लेफ्ट मुड़ेगा तो कितना घूमेगा? 90 डिग्री घूमेगा। समझ में आ रहा है आपका? चलिए, अब क्वेश्चन को जरा लगाते हैं और देखते हैं कितना दम है क्वेश्चन में। वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड। मैं यहां पर ऐसे बना लेता हूं छोटा सा अपने रेफरेंस के लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कहता है कि रवि निकला और उसने 10 किलोमीटर साउथ की तरफ साइकिल चलाया, 10 किलोमीटर साउथ की तरफ साइकिल चलाया भाई ने। यह है आपका 10 किलोमीटर। अच्छा, एक बात और सुनिए, देखिए, आप कहीं भी खड़े हो, आप जब राइट घूमेंगे, आप जब अपने राइट साइड में घूमेंगे, राइट साइड में घूमने का मतलब यह होता है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट घूमने का मतलब कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? अगर आप राइट साइड में खड़े हो तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, और अगर आप लेफ्ट घूम रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। आगे बात समझ में? तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। चाहे आप जैसे भी करके देख लो, आप खड़े होकर इसको इमेजिन भी कर सकते हो, इसको फील भी कर सकते हो। अगर जब भी आप राइट मुड़ोगे, राइट मुड़ोगे मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हो। क्या जा रहे हो? क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। और लेफ्ट मुड़ोगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, अब यहां पे मैं लिटरली घूम के देख के आया हूं। देखिए ये क्या है? 10 किलोमीटर। फिर कहता है ही टर्न राइट। राइट का मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। भाई कहां घूमा? आप देख रहे हो, भाई अपना इस साइड में घूमेगा क्लॉकवाइज। टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। फिर से 10 किलोमीटर चलाया राइट में। मैंने कहा ठीक है। देन टर्न लेफ्ट। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। क्लॉकवाइज इधर जाता है, एंटी इधर जाएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम, लेफ्ट घुमा एंड साइकिल 10 किलोमीटर। फिर से 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। भाई को कितना दूर जाना पड़ेगा अपनी साइकिल को चला के एग्जैक्ट वहां पहुंचने के लिए?
ये आपका क्वेश्चन है कि भाई अपना घर तो छोड़ा, अब आपको बताना है कि वो कितना दूर चलाएगा। नहीं नहीं नहीं, कहीं गलत किया ना हमने, लिखा है वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ वर्ड्स, गया टर्न राइट, साउथ में गया, ही टर्न राइट, राइट घूमा एंड साइकिल, ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, देन अगेन टर्न राइट एंड साइकिल। ओके वेट वेट वेट, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, ये देखिए पहले भाई साइकिल लेके साउथ में गया कितना, 10 किलोमीटर, देन ही टर्न राइट एंड साइकिल फॉर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलाया भाई ने, अगेन ही टर्न राइट मतलब क्लॉकवाइज गया ये, और पहुंच गया फिर से 10 किलोमीटर। उतना पहुंचने के बाद ही टर्न लेफ्ट, अब यहां से वो लेफ्ट घूमेगा, लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। देखो यहां से शुरू किया था, अब यहां पे है, अब यहां से वो लेफ्ट जाएगा और साइकिलिंग करेगा फिर से अगेन 10 किलोमीटर। तो पहले राइट फिर राइट फिर राइट एंड देन फाइनली लेफ्ट, और अपना किया उसने 10 किलोमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस वो कितना हुआ, तो भैया आपका हो गया 10 और ये 5, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 15 किलोमीटर। मैं भी सोचू क्यों नहीं आंसर आ रहा। आगे बढ़ते हैं। कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, देखिए अपना जो कैलाश है ये देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट दिया है। कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, कैलाश का जो फेस है वह नॉर्थ के टुवर्ड्स है। टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर्स। मान लिया मैंने कि देखो मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा हूं, अपना राइट घूमेगा, जब कोई नॉर्थ तरफ खड़ा राइट घूमे तो ईस्ट जाएगा, ईस्ट की तरफ वो कितना गया, 25 मीटर ईस्ट की तरफ गया, यहां से स्टार्ट किया इसने। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट घुमा, लेफ्ट घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, एंड वॉक्स 30 मीटर्स, 30 मीटर गया मेरा भाई। उसके बाद नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, अगेन यहां से 25 मीटर भाई अपने राइट जाएगा। देखो पहले राइट घूमा 25 मीटर चला, उसके बाद लेफ्ट घूमा एंड देन फिर से राइट घूमा 25 मीटर, ठीक है ना, राइट। देन ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन क्लॉकवाइज, राइट यहां से घूमेगा तो नीचे आएगा, एंड वॉक्स 55, यहां से गया ये नीचे 55 मीटर गया, ठीक है। फाइनली टर्न्स टू हिज राइट अगेन क्लॉकवाइज, अभी भी देखो अभी भी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो, अभी नीचे आ रहा था नहीं, नाउ फाइनली टर्न्स टू हिज राइट, अभी भी क्लॉकवाइज जाएगा, इधर आया और लिखा हुआ है राइट एंड मूव्स 40 मीटर्स, यहां से 40 मीटर गया, यहां तक पहुंचाते हैं इसको। तो लिखा हुआ है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहां से तो जर्नी स्टार्ट की थी, ये 25 हो गया और ये अभी यहां पे है, ये अभी यहां पे है। एक बात बताओ, ये देखो अगर मैं इसको 4 हिस्सों में बांट दूं तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट, और मैं अभी फिलहाल यहाँ पे हूँ क्योंकि 40 मीटर गया हूँ तो 25 मीटर तो यहाँ तक हो जाएगा और 15 मीटर में मैं यहाँ पहुंच पाऊंगा, मैक्सिमम यहाँ पहुंचूंगा क्योंकि ये कंप्लीट डिस्टेंस 25 मीटर का। तो ये कौन सी डायरेक्शन में हूं मैं, साउथ ईस्ट में। कहा हूं मैं, साउथ ईस्ट, है ना। आप केवल साउथ क्लिक नहीं करेंगे, यहां पे यही दिखाना चाह रहा था। सो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। आई बात आपको समझ में, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो भैया बहुत जानदार है, डायरेक्शन बना लेते हैं भैया। डायरेक्शन टेस्ट के आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं जिसके 6 नंबर आपको 6 मार्क्स आपके आने ही आने हैं। चलिए, अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए मान लेता हूं मैं, अ मैन इज फेसिंग साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ की तरफ फेस कर रखा है बंदे ने, साउथ की तरफ। जब साउथ की तरफ फेस कर रखा है, देखो अगर इधर फेस कर रखा है और भाई क्या लिखा है कि ही टर्न 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज तो ये हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज इज दिस वन, राइट, मतलब कि लेफ्ट घूम रहा है। जब 90 डिग्री घूमेगा ये, 90 डिग्री घूमेगा तो यहां आ जाएगा, और जब 45 डिग्री ऑफ 135 को मैं लिख रहा हूं 90 + 45, है ना। जब 90 डिग्री, देखो पहले ध्यान से बताता हूं,
भाई अभी यहां पे है, जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो ये यहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। जब 45 डिग्री और घूमेगा, नहीं, तो ये यहां पहुंच जाएगा, यहां बीच में, ये 45 डिग्री। अब ये यहां पहुंच गया है। ये डायरेक्शन होता है हमारा, ये देख लो, ये डायरेक्शन है हमारा, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब मैं यहां पे हूं, फिर लिखा हुआ है कि यहां से भाई घूमता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर क्लॉकवाइज घूमूंगा मैं, तो भैया आपको पता है कि अगर मैं डायरेक्शन ये है और अगर मैं अपना 180 डिग्री घूमूं, मतलब मुझे पूरा इतना घूमना पड़ेगा एक लाइन पे, तो मैं यहां आ जाऊंगा, तो मेरा डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। आई बात समझ में? आप जब भी 180 डिग्री घूमते हो तो आप अपने बिल्कुल अपोजिट हो जाते हो। मतलब अगर आप नॉर्थ में हो तो साउथ में हो जाओगे, ईस्ट में हो तो वेस्ट में हो जाओगे। तो यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट में थे, तो अब आप साउथ वेस्ट में हो जाओगे। चलिए बात समझ में? मजा आया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, देखते हैं, कराते हैं भाई फेस भाई को, है ना। देखिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। लिखा हुआ है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट का मतलब तो ये हुआ, ये फेस कर रहा है, और भाई जो है वो 90 डिग्री घूमना चाहता है। ये होता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये भी होता है 45 डिग्री। मतलब नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री अगर मैं घूमा तो मैं कहां आ गया? सीधा नॉर्थ ईस्ट में। अब मैं यहां पे हूं, नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन, एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज यहां जाना है। अब देखो 90 तक तो ये हो गया, और 45 और जोड़ लो, ये 90 तक तो अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो जहां पे था वहीं पहुंच गया मैं। देखो इसको मैं अगर 90 प्लस 45 लिखूं, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना एंड देन फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना कैंसिल हो गया, क्या बचा? 45 डिग्री। तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं? वेस्ट में। ठीक है, चलिए। अब टाइप 7 आया। टिल नाउ आपको भरोसा करो, हमने डॉट फिगर पढ़ा, हमने वेन डायग्राम पढ़ा, हमने ब्लड रिलेशन तक पढ़ लिया। नाउ हम आ चुके हैं आपके इनकम्प्लीट फिगर्स पे, है ना। देखिए यहां पे आपको ये कर, इसके भी आपका, इसको भी, इसका भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां पे आपने ये करना है, आपने बस ये देखना है कि क्या इनमें से कोई डायग्राम इसमें फिट बैठता है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे जो हमें डायग्राम चाहिए वो कैसा चाहिए, है ना। हमें जो डायग्राम चाहिए वो किस तरीके का चाहिए, तो हमें डायग्राम चाहिए कुछ इस तरीके का। किस तरीके का? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ये बन जाएगा, है ना। आप देखो जो हमें डायग्राम मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं, यहाँ देखो, ये दो, ये इसके बीच में एक एन बना हुआ है, नीचे एक एन बना हुआ है, यहाँ पे एक एन चाहिए, तो मुझे यहाँ भी एक एन ही चाहिए। ये एन देख लो, ये एन कह लो या फिर इसको एस कह लो, कुछ भी कह लो। तेरा साहिल बना हुआ है, तो 4 जो होगा आपका फिट बैठेगा। एक क्वेश्चन लल्लू क्वेश्चन होता है यार, ये फोकट का मिल रहा है, आराम से ले लेना। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब आपको इस पैटर्न को वेरीफाई करना है। अगर मैं देख पाऊं तो आप देखो यहाँ पे ना इस पैटर्न में कहीं कहीं लाइनिंग है। अब मुझे इस लाइनिंग की कोई नीड नहीं है, कैंसिल कर दो। इस लाइनिंग की कोई नीड नहीं है, नहीं है ना, ये भी कैंसिल हो गया। और ये इसमें और इसमें डाउट है, इसमें और इसमें डाउट है। आप देखो तो यहां पे जो एज है ना वो कॉर्नर पे मिला हुआ है, लेकिन हमें कॉर्नर थोड़ा ऊपर चाहिए, तो 4 आपका जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो प्लीज यार कमेंट कर देना, बताना मुझे कि तुम्हें कैसा लगा, और ऐसे तुम्हें मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस जो है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट, है ना। तभी तो मजा आएगा, क्योंकि एफर्ट जा रहा है तो फिर समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो, तुम तो सब समझदार हो यार। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम हमें बनाना है। मेरी यार ये तो बहुत, या तो ये तो हद से ज्यादा सिंपल था, 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉर्नर में एक लाइन और एक बॉल होना चाहिए, यही कॉर्नर दिख रहा है मुझे। ये सब तो काम ही नहीं आना, बेकार है, बेकार है, बच्चों वाला। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, तो यहाँ पे हमें चाहिए, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप देखो इसमें और इसमें अलग डायग्राम है, यहाँ पे यहाँ अलग डायग्राम, हमें यहाँ पे ऐसे डायग्राम चाहिए, ऐसा चाहिए, इस तरीके का, है ना। कहाँ है? ये रहा, अंडरस्टूड।
कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे आपके। चलिए ओके, सो फाइनली हम आ चुके हैं टाइप 8 पे। टाइप 8 जिसको हम बोलते हैं एनालॉगी। एंड गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था, एनालॉगी इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन योर जीके, जीके वाला पार्ट, कि आपको कैसे कैसे करना है। एनालॉगी के लिए आप थोड़ा सा नोट्स बना लो, मैं आपके लिए कुछ आपको नोट डाउन करवा देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके काम आएंगी, उसको आपको जानना है, सीखना है उससे। देखिए ठीक है, चलो एनालॉगी में आप जब एनालॉगी को प्रिपेयर करेंगे तो बचपन में आप जाइएगा, अब देखिएगा वहां पे एनिमल और उसके यंग वन। एनिमल और उनके यंग वन को क्या बोलते हैं, मतलब अगर डॉग है तो डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, इस तरीके से आप उनको बताएंगे। मेल एंड फीमेल, डॉग है तो मेल, उस मेल तो उसका फीमेल क्या होगा, हॉर्स का क्या होगा, ये सारी। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, उसके अलावा एनिमल यंग यंग वन हो गया, मेल फीमेल हो गया, इसके अलावा इनके साउंड्स क्या क्या होते हैं, साउंड्स, साउंड्स क्या क्या होता है, ठीक है ना। डक का क्या होगा, स्टडी एंड टॉपिक, स्टडी एंड टॉपिक, स्टडी एंड क्या टॉपिक, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं ना, किसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान रखोगे तभी फायदा है भैया, वरना तो बहुत दिक्कत हो जानी है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और ये इंडिविजुअली अगर आप जो पहले के मेरे मैराथन क्लासेस हैं, आप जब वहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भी। सो अगर ड्रामा आपका स्टेज पे होता है, ड्रामा अगर आपका स्टेज पे होता है तो टेनिस कहां पे होता है, ये पूछा हुआ है। इफ ड्रामा इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, टेनिस कहां होता है, तो टेनिस गाइस आपका कोर्ट में होता है। कहां होता है, कोर्ट में, है ना। चलिए आगे, ट्री, देखो फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्री। तो पूछ रहा है कि अगर ट्री का रिलेशन फॉरेस्ट से है, जहां पे तो ग्रास तो कहीं भी मिल जाएगी, रोड साइड भी मिल जाएगी, बट एक प्रॉपर टर्म होता है जो कि केवल ग्रास वाली जगह के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज लॉन। क्या बोलते हैं, लॉन, ठीक है ना। फील्ड, फार्म, गार्डन, फ्लावर्स का पॉसिबल है, लॉन इज ओनली फॉर ग्रास, है ना। तो ट्री का फॉरेस्ट हो गया, तो ग्रास का हो गया आपका लॉन। इसको हम बोलते हैं एनालॉगी। क्या बोलते हैं, एनालॉगी, ठीक है। ऐसे आपके ऑड वन आउट भी आते हैं कि बता दिया ऐसे कि ये आलू है, ए में आलू बोल दिया, बी को बोल दिया सोना क्या बोल रहा हूं मैं, सी को बोल दिया राहुल गांधी, और डी को बोल दिया मोदी जी। तो ये चारों ही अलग अलग है, इसमें से ऑड वन आउट कौन है, तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जायंट का ड्वार्फ है तो जीनियस का क्या होगा। यार जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, एंड ड्वार्फ प्लेनेट आपने सुना होगा तो आपको याद होगा, बोना बोलते हैं ना। जायंट का बहुत बड़ा, ड्वार्फ का बोना, तो जीनियस का आई गेस इडियट होना चाहिए। सो सी इज द राइट आंसर। देखो अगर तुम्हें कहीं भी डाउटफुल लगे, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं करेक्ट करूंगा उसको, है ना। फूड का अगर स्टोमक होगा तो फ्यूल का क्या होगा गाइस, खाना, पेट की जरूरत है, वो एक शरीर में होता है, वैसे ही फ्यूल, इंजन क्या है, कहाँ का है, इंजन का, है ना। ट्रक, प्लेन, ऑटोमोबाइल में जाता ही जाता है, बट उसकी किस चीज में जाता है, तो प्लेन के भी इंजन में, ट्रक के भी इंजन में, है ना, ऑटोमोबाइल के भी इंजन में। नेक्स्ट इज, फायर के बाद होता है आपका एसएस, तो एक्सप्लोजन के बाद क्या बचता है, फायर के बाद अगर एसएस बचता है। अब देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, एक बार सोच के देखो, तुम कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे कि इसका मतलब होता क्या है। देखो मैं बताता हूँ मलबा कह लो, राख कह लो, तो एक्सप्लोजन के बाद आपका डेब्रिस, साउंड, डेथ, फ्लेम तो है ही है। जैसे फायर के बाद आपका एस बचता है, एक्सप्लोजन के बाद आपका डेब्रिस बचता है। नेक्स्ट इज, पेस्टिसाइड अगर क्रॉप के लिए है, फसल को बचाने के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए अगर पेस्टिसाइड का वो करते हैं, तो एंटीसेप्टिक आपके घाव के लिए होता है ना, घाव के लिए, घाव को जर्म से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, किंग का थ्रोन होता है, तो देखो किंग बैठता है गद्दी पे, तो राइडर बैठता है कहां, सैडल, सैडल पर बोलते हैं, ठीक है। राइडर पे वाइडर वाला नहीं है, और मत बोल देना। ओशियन में आपको वाटर मिलता है, तो ग्लेशियर में आपको क्या मिलेगा गाइस, आपको आइस मिलेगा। क्या मिलेगा, आइस मिलेगा। सो आइस इज द राइट। ऐसे आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चन उस बुक में मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। मैं बताता रहा हूँ 4500 प्लस ऐड करें यार, बहुत क्वेश्चन,
है ना। चलिए आगे। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन में, जहां पे बहुत मजा आएगा आपको ये जानने में। कोडिंग डिकोडिंग के आपके दो क्वेश्चन फिक्स, दो क्वेश्चन आपके फिक्स, टू क्वेश्चंस आर फिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग के। लिखा हुआ है इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT। अगर मैं आपको देखूं, सॉरी आपको क्यों देखूं मैं, अगर मैं यहां देखूं क्वेश्चन को, तो M को N लिखा हुआ है, A को B लिखा हुआ है, D को E लिखा हुआ है, R को S लिखा हुआ है, A को B लिखा हुआ है एंड S को T लिखा हुआ है, राइट। मतलब कि एक लेटर बढ़ा के लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि एक बात बताओ, बॉम्बे है, बॉम्बे में B को C लिखेगा, MNO को P लिखेगा, CNP, CP, M को N लिखेगा, CPN, B को C लिखेगा, CPNC। तो ये तो हट गया, ये भी हट गया, अब दो बच गया, CPNC, B। और Y को क्या लिखेगा, Z लिखेगा। आया ना आंसर। तो दिस इज व्हाट कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चा कि 26 लेटर होते हैं, तो क्या 26 के 26 लेटर आपको याद है? अगर मैं आपसे बोलूं कि U का क्या नंबर होगा, मैं आपसे बोलूं E का क्या नंबर होगा, Z का क्या नंबर होगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, दैट इज इजोटी, EJOTY, इजोटी। देखिए क्या होता है, ABCDE, ई आता है आपका 5 पे, ABCDE, उसके बाद FGHIJ, जे आता है आपका 10वें नंबर पे, जे आ गया, KLMNO, ओ आ गया आपका 15वें नंबर पे, PQRST, टी आता है आपका 20वें नंबर पे, UVWXY, और वाई आपका आता है 25वें नंबर पे। तो आप इजोटी याद करेंगे कि ई 5 पे है, जे 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है, वाई 25 पे है। और इनके जो बीच के लेटर हैं आप उनको याद करोगे। अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि बता एफ कौन से नंबर पे आते, तो आप बोलोगे यार ई 5 पे आता है, तो एफ 6 नंबर पे। आपसे कोई बोलेगा कि पी मानो पी क्यू किस नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे यार ओ 15 पे है, तो पी क्यू जो क्यू है वो 17 पे होगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ताकि जो नंबर से कोड करते हैं ना, अगर आपको बोल दिया कि मद्रास को कोड किया है, तो पता है कैसे बोलेगा कि मद्रास को कोड किया गया है, तो मद्रास कौन सा नंबर पे आएगा, तो आप बोलोगे यार ओ आता है 15 पे, MNO होता है 13 नंबर पे आएगा, 13 कर दिया, ए को 1 लिख दिया, डी को 4 लिख दिया, आर क्या आएगा, आर, तो आप बोलोगे टी 20 पे, RST, तो आर होगा आपका 18 पे। तो यहां पे आप कंफ्यूज होगे कि यार MADR को इन्होंने क्या लिख दिया, 13, 1, 4, 18 कैसे एक नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए कि M 13 पे है, ए सॉरी सॉरी यार, ये भगवान, आपको पता है कि हम जब छींकते हैं तो हमारी आईज क्लोज हो जाती हैं। आप कभी भी चाह के भी छींकते हुए आईज को ओपन नहीं कर सकते। तो ये मतलब कोडिंग इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, बता दिया, ठीक है। आगे देख लो, लिखा है ट्रिपल को इन्होंने SQHOOKD लिखा हुआ है, डिस्पोज का आपसे आंसर पूछा है। मुझे एक बात बताओ यार, सिंपल सी, क्या ये इतना टफ है क्या? देखो, अगर ट्रिपल को इन्होंने लिखा है QSQH, तो मैं देख रहा हूं कि इन्होंने यहां पे जस्ट अपोजिट किया है। जस्ट अपोजिट मतलब कि एक लेटर पहले का उठाया है, टी के पहले का एस ले लिया, आर के पहले का क्यू ले लिया, आई के पहले का एच ले लिया, पी के पहले का ओ ले लिया, पी के पहले का ओ ले लिया, एल के पहले का के ले लिया, ई के पहले का डी ले लिया। तो क्या बना दिया, SQHOOKD, राइट। यहां देखते हैं, इसके पहले का लेना है ना, इसके पहले लेते हैं CHRQN RSRRD, CHRQNRD, ONRD, O monopy, CHRONRD, yes, A is the right answer.
तो कोडिंग डिकोडिंग आपकी कुछ इस तरीके की होती है। अच्छा गाइज, एक चीज आई गेस मैं इसमें डालना भूल गया हूं, दैट इज योर जंबल वर्ड। मान लो कि ऐसे करेंगे वो कि मान लो उसने लिख दिया, ठीक है ना, और यहां पे लिख दिया ठीक है, ये लिख दिया। अगर आपसे पूछेंगे कि आपको ये चार ऑप्शन देगा ए बी सी एंड डी, फिर बोलेगा कि चारों ऑप्शन में अगर आप लेटर को अरेंज करेंगे तो कोई ना कोई सिटी का नाम बनेगा। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है मद्रास और यहां लिखा है कोलकाता, कलकत्ता, मुझे मतलब KALKAT कोलकाता लिखा है मैंने, अब समझ लेना कैलकाटा नहीं लिखा है। तो सिटी का नाम बनेगा, एक से नहीं बनेगा तो उसको आप छांटिए, तो वो आप जंबल लेटर बोलते हैं उसको। आप वो छूट गया मुझे, जस्ट अभी स्ट्राइक हुआ दिमाग में, उसको आप ध्यान रखेंगे, है ना, अभी आपको समझा दिया मैंने। सेम है आपका ओके। तो आपका ये है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज कुड इज रिटन एज BNTKC। गाइज यहां पे भी देखिए सेम चीज है, सेम। सी को बी कर दिया एक पीछे, ओ के पहले एन आएगा, है ना, MNO। यू के TU, यू के पहले टी आएगा, के एल के पहले के आएगा, डी के पहले सी आएगा। तो पूछा है कि मार्जिन को अगर ये लिखते हैं तो मोल्डिंग क्या लिखते हैं। इसको आप अपने होमवर्क में ले लो और सॉल्व करके कमेंट करना। कमेंट ये तो करना ही करना, प्लस फीडबैक भी करना मेरे को, है ना, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। रमन रैंक्स 16th, रमन रैंक्स 16th फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। देखो एक बात बताओ मुझे, मान लो ये 10 नंबर हैं, है ना, एक से लेके, सॉरी, एक से लेके 10 तक। मैं यहां पे अगर 6 पोजीशन पे खड़ा हूं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो मैं 6 पे आऊंगा आऊंगा और आप अगर यहां से काउंट करोगे तो मैं 5 पे आऊंगा, है ना। एक बच्चा 10th 9th 8th 7th, तो यहां से आप जब स्टार्टिंग और एंड दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 11। बट चूंकि मैं दोनों बार काउंट हो जा रहा हूं इसलिए -1 कर देते हैं, तो 10 लोग पता चल जाएगा। यही होता है कि स्टार्टिंग का पोजीशन और एंड के पोजीशन को जोड़ के उसमें से अगर आप 1 माइनस कर दो, क्योंकि दो बार काउंट हो रहा हूं मैं दोनों ही नंबर्स में, तो आपका वो हो जाता है, नंबर कंप्लीट पता चल जाता है। मैं ये बोलता हूं ये सब छोड़, है ना, ये सब छोड़ो। अब एक बात बताओ, रमन रैंक्स 16 फ्रॉम द टॉप, 16 आ रहा है वो टॉप से, एंड 49 फ्रॉम द बॉटम, 49th भी मैं हूं, इसका मतलब मेरे ऊपर कितने लोग हैं अभी, 48 लोग हैं। अगर मेरी रैंक 49th है बॉटम से, इसका मतलब मेरे ऊपर 48 लोग हैं और मैं 16 में बैठा हुआ हूं, तो कितने हो जाऊंगा, 48 और 6 54 10 64। आई बात समझ में। ऐसे ये क्वेश्चन बनेंगे आपके रैंकिंग में। रैंकिंग के क्वेश्चन आपके एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व होने वाले। आगे बढ़ते हैं। संजीव रैंक्स, ये है आपके रैंकिंग का क्वेश्चन, जहां पे आपसे अरेंजमेंट करके बिठा के आपसे ये पूछेंगे कि बताओ अगर ऐसे ऐसे अरेंज करें तो बंदे का रैंक जो है वो क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमन रैंक्स 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम। नहीं ये तो कर लिया हमने। अगला है, सयूव रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। देखो टॉप से काउंट किया जब भाई ने, जब टॉप से काउंट किया तो 7 था, और जब बॉटम से काउंट किया तो 28th, मतलब कि मेरे ऊपर देखो, अगर मैं 7th पे बैठा हूं और बॉटम से 28th पे आ रहा हूं, मतलब मेरे नीचे कितने लोग हैं, और 27 लोग हैं। कितने, 27 लोग हैं। 27 लोग मेरे, भाई मेरी बात सुनो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं थर्ड, अगर मैं फोर्थ नंबर पे बैठा हूं, यहां मैंने पोजीशन होल्ड की हुई है, इसका मतलब ये होना कि चौथे पे तो मैं बैठा हूं और मेरी जो टॉप नीचे से रैंक होगी वो 1 2 3 4 5 6 होगी, 6 होगी, राइट, 6 रैंक होगी। तो मेरे नीचे कितने लोग हुए, 5 ही तो हुए, तो कितने लोग हुए टोटल, 9 लोग हो गए। जोड़ लो, 3 3 6 3 9। तो सेम ऐसा ही है, 7th मेरी रैंक है और मेरे नीचे अभी 27 लोग, इसका मतलब 34 बच्चे उस क्लास में पढ़ रहे हैं। ये आपका रैंक है।
अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो बोलता है इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28। अच्छा ठीक है, कितने लोगों को ऐड किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा है। जरा गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पे, तो हम इसको जरा बताते हैं आपको। देखो, इफ अतुल फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट, राइट से भाई हमारा 12 नंबर पे है लाइन, एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट से वो 4th, मतलब कि 3 बच्चे और बैठे हुए हैं। तो 15 लोग पहले से हैं, 28 लोग होने चाहिए, तो 13 लोग और चाहिए हमें, 13 पीपल मोर रिक्वायर्ड। अच्छा, नाउ दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे लिखा हुआ है इफ ये साइन जो है वो प्लस है, ये साइन स्मॉल है, मतलब ये बड़ा वाला साइन डिनोट करता है प्लस को, छोटा वाला करता है माइनस को, प्लस करता है डिवीजन को, माइनस करता है इक्वल को इन पैरेलल वर्ल्ड, इक्वल डिनोट्स करता है इसको, एंड एक्स डिनोट करता है इसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मैं कहता ठीक है, चलिए जरा इसके साइन को चेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस डिनोट्स होता है डिवाइड, तो प्लस को लिखते हैं डिवाइड, 3/2। फिर क्या है? बड़ा वाला साइन है, बड़ा वाला साइन जो डिनोट करता है वो करता है प्लस को, प्लस कर दिया, प्लस में आ गया 4। बराबर किसको डिनोट करता है? तो बराबर करता है डिनोट इसको, छोटे वाले, ये लिख दिया। 4 के बाद ये आ गया, बराबर आ गया, उसके बाद 9 आ गया, ठीक है। प्लस किसको करता है? प्लस डिनोट्स अगेन डिवीजन, डिवीजन हो गया। उसके बाद छोटा वाला साइन किसको करता है? छोटा वाला साइन, छोटा वाला साइन करता है माइनस को, उसके बाद 3 आ गया और -2 आ गया। यही है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, 3/2, 3/2 कर दो, प्लस 4 कर दो, छोटा हो जाएगा किससे? पहले डिवीजन होगा और एक, गलत है ना? ये तो हमेशा ही ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट 1 नॉट कर, मतलब ये करेक्ट नहीं है। लिखा है कि कौन सा करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अब आते हैं 2 पे, 2 को चेक करते हैं। 2 में लिखा हुआ है 3, बड़े वाला साइन का मतलब क्या होता है? प्लस 3+2, इसके बाद फिर से बड़ा वाला साइन, अगेन +4। इक्वल टू का मतलब क्या होता है? आप देखो, इक्वल टू का मतलब होता है छोटा वाला साइन, ठीक है। उसके बाद क्या है? 18 है, 18 प्लस का मतलब क्या होता है? डिवाइड, 3 आ गया, छोटे वाले साइन का मतलब क्या होता है? -2 आ गया। तो ये क्या हुआ? 3+2 5+4 9, 9 छोटा है किससे? 3 से क्या? 4 से? नहीं यार, ये भी गड़बड़ है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, बराबर होना चाहिए ना। सो बोथ 1 एंड सॉरी, नाइदर 1 नॉट 2, डी आपका आंसर हो जाएगा। आप भी इसको एक बार चेक करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द गिवन क्वेश्चन। प्लस का मीन्स माइनस है, माइनस का मीन्स प्लस है, मल्टीप्लाई का मीन्स ये है, डिवीजन का, ठीक है। करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे 16 है, 16 प्लस का मतलब क्या है? इफ प्लस मीन्स माइनस, 16 -14 लिख दिया। डिवीजन का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, 14 × 2 हो गया। माइनस का मतलब क्या है? प्लस, प्लस 110 हो गया। मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है? डिवीजन, डिवीजन 11 हो गया। और यहाँ पे डिवीजन का मतलब क्या है? तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 2 हो गया। यही आपसे पूछा है। देखिए बहुत सिंपल है। अगेन 16 -14 को 14 रहने दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, प्लस पहले डिवीजन का काम करेंगे, बोर्ड मास आपने पढ़ रखा है। तो 11 दहा के 110, ये 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 है, मल्टीप्लाई का काम करते हैं, 16 है, -28 हो जाएगा, +20 हो जाएगा, राइट। तो 16 और 20 हो गया आपका 36 और 8, 36 -28, 36 -28 हो जाएगा, तो ये आपका 8 आ जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट बोर्ड मास। तो आपको बोर्ड मास आना चाहिए, और आपके इसके भी 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है। क्या है? 2 क्वेश्चन आपके फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ 1 2 एंड 3 इमेजिन करते हैं, है ना। 1 2 एंड 3 देखिए, यहां पे क्या है? यहां पे आपको ऑड वन आउट पिक्चर के बीच में छांटना है। देखिए ऑड वन आउट के 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका होगा वर्ड्स का, जहां पे आपको बोला जाएगा पोटैटो, ध्यान से सुनना,
पोटैटो, दूसरा बी होगा कैबेज, तीसरा होगा टोमेटो, और आपका चौथा होगा ब्रिंजल। अब चारों सब्जियां हैं, बट आप नोटिस करना कैबेज, टोमेटो एंड जो ब्रिंजल होते हैं वो ऊपर होते हैं और पोटैटो जमीन के नीचे होता है। तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा वर्ड्स के बेस पे ऑड वन आउट। उसके बाद आपका आएगा 3, 7, 17, 13 है, 13, 7, 17 और 9, ए बी सी एंड डी। ये क्या है आप देखोगे इसमें बाकी 3 प्राइम नंबर्स हैं और एक जो है वो डिविजिबल है। तो ये आपका क्या हो गया ऑड वन। तो ये हो गया एक वर्ड का, एक नंबर का एंड एक पिक्चर का आएगा। अब पिक्चर में देख लेते हैं। देखिए ए बी सी डी एंड ई है। यहां पे अगर आप देखोगे दोनों डॉट ऑल्टरनेट साइज में है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, यहां पे सेम साइड में। तो क्या हो गया ये हीरो बनने का ट्राई कर रहा है, तो ऑड वन आउट कर दिया इसको। करेक्ट। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड इज आप देखते हैं सारे डायग्राम कुछ इस तरीके से हैं। आप देख रहे हो क्रॉस 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 चल रहा है। इसमें क्या छांटना चाहेंगे आप ऑड वन आउट के नाम? किसको छांटिएगा आप ऑड वन आउट के नाम पे, है ना। ऑड वन आउट देखो ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। देखो आपके एग्जाम में एक चीज तो मतलब प्रॉपर तय है कि एक फायदा आपको देखना है हमेशा। देखो अगर मैं एंगल्स की केवल बात करने जाऊं, अगर मुझे इसमें से ठीक करना हो तो आप एक बात समझिए कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो दोनों एरोज हैं, जो दोनों एरो हैं, आप ये देखो मैं इसमें से इसको ऑड वन आउट कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं क्यों कर रहा हूं। देखो आप देखो यहां पे इनका रोटेशन देखो, ये जो दोनों एरो के बीच में जो गैप है, जो दोनों एरो के बीच में, एक तो ये पैरेलल में है, एक तो ये पैरेलल में है, एक तो ये पैरेलल में है, दोनों देख लो, दोनों के बीच में गैप देख रहे हो, और यहां पे देख लो। तो ये मैंने इसको ऑड वन आउट कर दिया। इसके बाद अगर आपको कोई और लॉजिक लगता है इसमें, डू लेट मी नो, बट अकॉर्डिंग एज पर मी ये अपना जो भाई है ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ यू बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कुछ आपके यू बने हुए हैं। आप देखो कुछ यू के मुंह यहाँ पे ओपन होंगे। एक बार थोड़ी इसको जरा स्टडी करो डायग्राम को। कहीं कहीं देखो ये आमने सामने है और सब कहीं ना कहीं घूमे हुए हैं, है ना। इसमें आप किसको छांटना चाहोगे? एक बार सोच के देखो, जरा सा सोच के देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ कैसे आपका ये काम करता है, कैसे आखिर ये काम करता है ना। सोच के देखो। देखो पहले फिगर को जरा ध्यान से देखो, आपको एक चीज नोटिस होगी कि यहाँ पे दो यू पैरेलल में है। क्या है? दो यू जो है आपके बिल्कुल पैरेलल दिख रहे हैं। उसका ऑल्टरनेट देखो, उसके उसके आगे वाले में देखो। अपन जब बी में जा रहे हैं तो बी में क्या हो रहा है कि बी में घुसते ही वहां पे सबसे शॉर्टेड चीज जो आपको दिखती है कि नहीं यार यहाँ पर तो ये अलग अलग है। और क्या ये चारों फिगर अलग, अगर मैं इसको देखूं तो मैं बताऊंगा आपको कि यार इसमें चारों फिगर जो है वो अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे दो सेम में है, यहाँ पे एक मिनट नहीं, बी में भी डायरेक्शन में अलग है और सी में भी चारों अलग डायरेक्शन में है। यहाँ नहीं, दो सेम है, ये और ये सेम है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 2 3, क्या ये अलग अलग है? आप बोलोगे ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है। क्या ये अलग अलग है? आप बोलोगे सर ये भी बिल्कुल अलग अलग है। मतलब कि दो कॉमन का लॉजिक तो हमारा गया कि भाई दो कॉमन होंगे तभी हम काम कर लेंगे। अभी देखो जो समझदार होंगे ना उनको साफ साफ एक मिनट यार मैं पानी पी लूं। उनको साफ साफ आपका आंसर दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप सी को देखें, सी ही केवल ऐसा है जहां पे 2 आउट ऑफ द 4 एलिमेंट्स आर ओपनिंग इन द सेम डायरेक्शन। केवल सी ही ऐसा है जहां पे दोनों जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं। इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी सारे अलग अलग डायरेक्शन में। देखो सारे अलग अलग डायरेक्शन में, ए बी एंड डी ई में अगर आप नोटिस करोगे तो सब अलग डायरेक्शन में ओपन हो रहे हैं। ये डाउन है, ये अप है, ये साइड साइड, एक ये सारे, ये नहीं। तो सी आपका जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा और इसका डी अब 100% श्योर हो।
राइट। तो ये आपके है पिक्चर ऑड वन आउट। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक ये क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर। देखो यहाँ पे मैं अगर नंबर के बीच में लॉजिक देखूं तो मेरा क्या दिमाग काम कर रहा है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, या 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो ऐसा कर सकता हूं मैं, देखो एक बार लॉजिक देखना, ट्रायंगल देखते हैं। 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20, ठीक है। तो यहां पे होना चाहिए 25 4 जा 100 एंड 100 4 जा 400। 400 है ऑप्शन में, हाँ ठीक है। एक तो ये लॉजिक लग जाएगा, और एक दूसरा लॉजिक की मुझे ये लगता है, अच्छा ये देखो, 5 का स्क्वायर किया 25, 10 का स्क्वायर किया 100, आमने सामने 20 का स्क्वायर करेंगे 400। अच्छा इससे भी 400 ही आया, ओके। तो 400 इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेट ऑफ फिगर्स आर कैरिंग सर्टेन कैरेक्टर। ऐसे क्वेश्चन भी आपके, ये वाले क्वेश्चन भी आपके दो मिलते हैं देखने को, दो सॉल्व करने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन कैरेक्टर इज गिवन एज्यूमिंग दैट द कैरेक्टर्स फॉलो सिमिलर पैटर्न। 121 37 5 11 12। चलो ठीक है, नाउ आई एम कसम से बहुत टायर्ड, सो प्लीज विद द आंसर ऑफ 2 क्वेश्चंस गिवन एज अ होमवर्क, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं पूरी वीडियो में, उनको देख के इसका आंसर भी आप कमेंट में बता देना। आई विल पिन द फर्स्ट कमेंट को मैं पिन कर दूंगा जिसका सबसे अच्छा लगेगा। एंड प्लीज डू शेयर योर जेन्युइन फीडबैक, उसके बेस पे हम आगे का प्लान कर सकेंगे। थैंक यू सो मच ऑल एंड जय हिंद। ऐसे ही करो एंड प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर एफकेट कोर्स एंड सीडीएस कोर्स ऑन डिफेंस मैनिया। थैंक यू सो मच, जय हिंद।